जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के विषय में कि आपका एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट कराया जाएगा और जो आपके पास दिन शेष बचे हैं उसके लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं, इस समय आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, कैसे आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम डेट के विषय में कि आपका एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जाएगा। देखिए, अभी यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं जो बता रहे हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो जुलाई के लास्ट वीक में होगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपका जो एग्ज़ाम है वो अगस्त मंथ में होने वाला है। अगस्त के सेकंड वीक में आपका एग्ज़ाम होगा। आप यह मान के चल सकते हैं आपका एग्ज़ाम अगस्त में 10 से 14 अगस्त के आसपास आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो अभी आपके पास लगभग 40 से 45 दिन शेष हैं। आप इसमें कैसे अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और एग्ज़ाम डेट से संबंधित जो इसका ऑफिशियल नोटिस है वो आने वाले एक वीक के अंदर जारी कर दिया जाएगा। आप सभी लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। आने वाले एक सप्ताह के अंदर आपका एग्ज़ाम डेट जारी कर दिया जाएगा और इसका जो एग्ज़ाम है वो अगस्त मंथ में होने वाला है। 10 से 14 अगस्त के आसपास ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। जुलाई लास्ट में कोई भी संभावना नहीं है इस एग्ज़ाम की कंडक्ट होने की। अब बात करते हैं कि आप इतने कम दिनों में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, आप कैसे इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर आपको उसमें सफलता हासिल करनी है तो आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले आपने अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट किया हो, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन किया हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाया हो। मैं यह मान के चलता हूँ कि आप सभी लोगों ने अभी तक आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर चुके होंगे। आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट है। अगर आपका सिलेबस अभी नहीं कंप्लीट है तो आप सबसे पहले जो आने वाले 30 दिन है उसमें अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए और जो 15 दिन बचता है उसमें आप रिवीजन और प्रैक्टिस सेट लगाइए। लेकिन यदि आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट है तो आपको प्रैक्टिस सेट प्लस रिवीजन यही करना है। और इसके लिए आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए उसके विषय में बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी के लिए। देखिए, हिंदी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप कम मेहनत करके अच्छे नंबर को ले सकते हैं। और इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी के लिए सोचते हैं कि लास्ट के 5 दिन में 6 दिन में मैं पढ़ लूँगा और अच्छा स्कोर आ जाएगा। देखिए, 5-6 दिन में पढ़ करके आपका स्कोर 28 से 30 के आसपास आ सकता है। लेकिन यदि आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल में अच्छा स्कोर करना है तो उसमें आपको हिंदी में 35 प्लस स्कोर करना होगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 35 प्लस होता भी है। उसके लिए आपको हिंदी में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ध्यान इसलिए देना होगा क्योंकि हिंदी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें कम मेहनत में आप अच्छे स्कोर को कर सकते हैं। इसलिए आपको हिंदी को डेली 1 घंटे देना है और डेली आपको इसमें रिवीजन करना है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। हिंदी के लिए 1 घंटे आपको देना ही होगा। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मुझे कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, मेरे पढ़ाई करने में कितने समय लगेगा। तो मैं आपको बता दूं, अब समय देखकर पढ़ाई करने का समय नहीं है। अब आप जितना हो सके 10 घंटे 12 घंटे जितने में आपका टारगेट कंप्लीट हो आप उतने में पढ़ाई कीजिए। अगर आपने टारगेट बनाया है कि आज मैं हिंदी का ये टॉपिक कंप्लीट करूंगा तो उसमें 1 घंटा लग जाए, 2 घंटा लग जाए, आपको समय नहीं देखना है। बस अपने सिलेबस को जो आपने टारगेट बनाया है उसको कंप्लीट करना है। मैं आपको फिर से बता दूं, अब समय देखकर पढ़ने का समय नहीं है। बस आप अपने टारगेट को कंप्लीट कीजिए, डेली टारगेट बनाइए, उसको कंप्लीट कीजिए। बस ऐसे ही आप पढ़ाई कीजिए। हिंदी के लिए आपको सुबह उठ के टारगेट बनाना है। जैसे सुबह उठे तो आप टारगेट बनाइए कि हिंदी में मुझे आज ये पढ़ना है, रीजनिंग में आज मुझे ये 50 सवाल लगाने हैं, 100 सवाल लगाने हैं, किस टॉपिक के लगाने हैं, कैसे सवाल लगाने हैं। मैथ में भी आप ऐसे ही कीजिए कि मुझे आज ये सवाल लगाने हैं, 200 सवाल आज मैं मैथ का लगाऊंगा। और आप जीके जीएस में भी ऐसे कीजिए, आज मुझे जियोग्राफी पढ़ना है, आज मुझे पॉलिटी पढ़ना है,
कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, और उसके बाद उठिए और उसके बाद अपने टारगेट को कंप्लीट करने में लग जाइए। बस आपको ऐसे ही करना है अपने पूरे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। हिंदी के लिए मैंने आपको बता दिया कि 28 से 30 नंबर आपको नहीं लाना है, आपको 35 प्लस रहना है, और उसके लिए डेली 1 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप हिंदी को डेली 1 घंटे देते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आने वाले 30 दिनों के अंदर अंदर आपके पास इतनी शक्ति होगी, आपके पास हिंदी का इतना ज्ञान हो जाएगा कि आप 35 प्लस स्कोर आराम से कर सकते हैं। उसके बाद आता है रीजनिंग। रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसे सभी बच्चे इनको इग्नोर करते हैं, और यूपी पुलिस कांस्टेबल में रीजनिंग का बहुत ही बड़ा वेटेज है। लगभग 55 क्वेश्चन के आसपास रीजनिंग से पूछे जाते हैं, और यदि आपका रीजनिंग अच्छा हो जाता है तो आप और स्टूडेंट से आगे हो जाएंगे। ज़्यादातर बच्चों का रीजनिंग अच्छा ही होता है, लेकिन यदि आपका स्कोर रीजनिंग में 45 से कम हो रहा है तो अभी आपको और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। आप प्रैक्टिस लगा रहे होंगे, चाहे आप टेक्स्ट बुक से लगा रहे हैं, चाहे आप RWS लगा रहे हैं। अगर आपका रीजनिंग में 45 से कम स्कोर हो रहा है तो आपको अभी और भी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। अगर आपका स्कोर 50 के आसपास हो रहा है 55 में से, तो आप बिल्कुल अच्छे स्थिति में हैं। आपको इसमें बस प्रैक्टिस करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। और यदि आपका स्कोर 45 से कम है तो अभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है रीजनिंग को लेकर के, क्योंकि रीजनिंग में लगभग 55 प्लस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपका रीजनिंग आराम से 50 के आसपास हो गया, मैथ भी आपका 20 के आसपास हो गया, हिंदी भी आपका 30 के आसपास हो गया, तो इसी से ही आपके 100 क्वेश्चन बन जाते हैं। और जीके जीएस में अगर आपका 15 भी हो गया तब भी आपके 115 स्कोर बन जाएगा, जो कि आपके लिए बिल्कुल सेफ होगा अगर आपका पेपर सही ढंग से कंडक्ट कराया जाता है तो। इसीलिए रीजनिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और रीजनिंग में आप अच्छे स्कोर भी कर सकते हैं। रीजनिंग में यदि आपका 45 से कम हो रहा है तो आप कम से कम 2 से 3 घंटे इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। पढ़ना कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस करना है। आप टेक्स्ट बुक खोलिए, जैसे आप टेक्स्ट बुक ओपन किए, टेक्स्ट बुक ओपन करने के बाद उसमें आप डायरेक्शन डालें। अब डायरेक्शन डालने के बाद बहुत सारे सवाल आ जाएंगे जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, आप उसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए। आप नंबर सीरीज डालें, नंबर सीरीज को लेकर के बहुत सारे सवाल आ जाएंगे जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वहाँ से आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बस आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। आपको कोडिंग डिकोडिंग नहीं आता है तो जैसे ही आप टेक्स्ट बुक पे सर्च बॉक्स में कोडिंग डिकोडिंग डालें तो पिछले जितने भी एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग पूछे गए हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी आपके पास आ जाएंगे। आप वहां से प्रैक्टिस कर लीजिए। बस आपको रीजनिंग में इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। अब आता है मैथ। मैथ ऐसा एक सब्जेक्ट है जो कि बहुत बच्चों का बिल्कुल भी कमज़ोर होगा और बहुत ही बच्चों का बहुत ही अच्छा होगा। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मैथ में बहुत ही अच्छा स्कोर कर रहे होंगे और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मैथ जिनका बिल्कुल वीक होगा। देखिए, अगर आपका मैथ बिल्कुल वीक है तब भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। 18 से 20 क्वेश्चन मैथ में आता है और इसमें से 8 से 10 क्वेश्चन जो आता है बिल्कुल बेसिक लेवल का होता है, बिल्कुल आसान होता है, जिसमें जोड़ घटाव गुणा भाग ही करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। तो आप उसके ऊपर टारगेट कीजिए। यदि आपका मैथ वीक है तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर को उठाइए और उसमें देखिए कि आप कौन से प्रश्न को हल कर सकते हैं, जिसमें 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जो बिल्कुल ही जोड़ घटाव गुणा भाग पर ही आधारित होंगे। आप उसको लगाइए, जो बिल्कुल बेसिक फार्मूला पर ही लग जाएंगे। और यदि आप मैथ में अच्छे हैं तो आप टारगेट कीजिए कि आपको 16 से 17 क्वेश्चन आपको मैथ में हल करने ही करने हैं, और अगर आपका इतना हो जाता है तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। और इतना होना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसान बात है। अगर आप थोड़ा सा भी मैथ में ध्यान देते हैं तो आपका हो जाएगा। मैथ के लिए अभी आपको कौन से बुक की आवश्यकता पड़ेगी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। और उसके बाद आता है जीके जीएस, जिसने सभी बच्चों को परेशान किया है। सभी बच्चों के मन में यही सवाल है कि जीके जीएस की पढ़ाई कैसे करें, क्या पढ़ें क्या छोड़ें। इसमें मैं आपको बता दूं, जीके जीएस के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप प्रीवियस ईयर को एनालिसिस कीजिए। उसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, उसको एनालिसिस कीजिए। उसके बाद आप अपनी तैयारी पर लग जाइए। सब कुछ नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी सब कुछ नहीं पढ़ना है। मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सा टॉपिक आपको जीके जीएस में पढ़ना है, उसके बाद आप उसी को पढ़िएगा। अगर मेरे बताए हुए टॉपिक को ही आप पढ़ लेते हैं तो आपका आराम से जीके जीएस में अच्छा स्कोर हो जाएगा।
आप सबसे पहले देखिए कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है जीके जीएस में, क्योंकि आपके पास समय कम है। आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं और ना ही सब कुछ आप याद रख सकते हैं। देखिए, इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास में 3 इतिहास होता है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन भारत की। प्राचीन भारत में आपको पढ़ना है सिंधु घाटी की सभ्यता। उसके बाद आपका, एक मिनट, पेन नहीं चल रहा है, हाँ, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एक क्वेश्चन बन सकता है। मगध, मौर्य वंश, गुप्त वंश, उसके बाद अरबों का आक्रमण, प्रमुख राजवंश, चाहे आपके दक्षिण भारत को हों या फिर उत्तर भारत के हों। बस आपको प्राचीन भारत में इतना ही पढ़ना है और इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म हो जाता है। उसके बाद मध्यकालीन भारत में आपको सिख गुरु पढ़ने हैं, दिल्ली सल्तनत पढ़ना है, मुगल वंश पढ़ना है कि इसमें शासन व्यवस्था कैसी थी, क्या प्रमुख था वो, और उसके बाद विजयनगर साम्राज्य और इसके साथ साथ जो उस समय के स्वतंत्र राज्य थे, जैसे जौनपुर हुआ, मैसूर हुआ, इन सभी को आपको पढ़ लेना है कि यहाँ पे राजा कौन था, किसने इसकी स्थापना की है, स्वतंत्र किसने कराया, बस बेसिक ज्ञान। और उसके बाद विदेशी आक्रमण, उसका क्रम कैसे हुआ, कैसे विदेशी आए, और उसके बाद जो प्रमुख युद्ध हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसको पढ़ ही लेना है। उसके बाद मराठा, और उसके बाद प्रमुख जो स्थापत्य हैं, स्थापत्य कला से संबंधित मगध काल में क्या विकास हुआ, क्या बनाया गया, ये आपको बेसिक पढ़ लेना है। मध्यकालीन भारत में बस आपको इतना ही पढ़ना है। उसके बाद आपका आधुनिक भारत आ जाता है, जिसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना होगा। सबसे पहले सन 1857 की क्रांति आपको कंप्लीट कर लेना है। राष्ट्रीय आंदोलन जितने भी इंपॉर्टेंट है आपको सभी को कंप्लीट कर लेना है। और उसके बाद यूरोपीय व्यापारी कंपनी कब आए, कब कंपनी लगाए, पहली कंपनी कहाँ लगाए, लास्ट में कब गए, कौन गया, ये सारी जानकारी आपको रख लेनी है। उसके बाद अंग्रेजी शासन जो हुआ था, जितने भी गवर्नर थे, जितने भी वायसराय थे, कब कौन था, ये आपको जानकारी रख लेनी है। उसके बाद सामाजिक धार्मिक सुधार कौन कौन से हुए, उसमें सुधार के पिता कौन थे, ये सभी चीज़ें आपको रख लेना है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है कांग्रेस, और कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था, और उस समय उसका सन कौन था, उसमें क्या बातें आई हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके। ये टॉपिक आपका बन सकता है। और प्रमुख क्रांतिकारी जो थे वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। गांधी युग एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप देखेंगे तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में एक क्वेश्चन गांधी युग से पूछा ही गया। कोई भी एग्जाम, कोई भी शिफ्ट उठा के देख लीजिए, गांधी युग से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये आपके लिए मुख्य हो जाता है। और प्रमुख युद्ध जितने हुए हैं और इम्पॉर्टेंट डेट, बस आपको इतिहास में इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में आपको सबसे पहले देखना है भारत और विश्व की नदियाँ, झीलें, जलप्रपात, पहाड़, और उसके बाद भारत की जलवायु, भारत की कृषि, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय पार्क, देश राजधानी मुद्रा, इससे एक क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। जनगणना, वन रिपोर्ट जो लेटेस्ट वाली है, सौरमंडल, और भारत के भौगोलिक स्थिति। बस आपको ज्योग्राफी इतना ही पढ़ना है। और इसमें भी अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूँ तो भारत और विश्व के प्रमुख नदी, झीलें, पहाड़, पर्वत, ये पढ़ लेना है। और जनगणना पढ़ लेना है, देश राजधानी मुद्रा पढ़ लेना है, वन्य जीव अभ्यारण्य और भारत की स्थिति, भारत के पड़ोसी देश में कौन सा देश है, कैसे सीमा साझा करता है, बस ये सभी बेसिक चीज़ें आपको जानकारी रखनी है। और उसके बाद पॉलिटी आता है, जिससे 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। संविधान सभा पढ़ लेना है। संविधान की स्रोत मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए है। अनुच्छेद, अनुसूचियाँ, भाग, और आपको 1 से लेकर के 100 आर्टिकल आपको याद कर लेना है। और अनुसूची जितनी है सब, भाग जितने हैं सब, किस भाग में क्या दिया गया है, सब याद कर लेना है। और 100 आर्टिकल के बाद आपको जो इम्पोर्टेंट है वो याद करना है, लेकिन 1 से 100 आर्टिकल आपको याद होनी चाहिए। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अभी से मैं लिख के दे देता हूँ। बीपीएसपी से एक क्वेश्चन बन सकता है। संसद हुआ, उपराष्ट्रपति हुआ, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, संविधान संशोधन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और सरकारी संस्था और गैर सरकारी संस्था जितने भी है सब आपको पढ़ लेना है। सरकारी संस्था और गैर सरकारी संस्था का मतलब जैसे जीएसटी हुआ, उसके बाद जो आपका मानव संसाधन विकास हुआ, या फिर मानव अधिकार आयोग हुआ, ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्टैटिक जीके में आपको विश्व के प्रमुख संगठन और उनका मुख्यालय, सभी महत्वपूर्ण दिवस और थीम इंपॉर्टेंट है। लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, खेल संबंधित ट्रॉफी और मैदान, खिलाड़ी, और उसके बाद लेखक और उनकी प्रमुख किताबें, उसके बाद पर्व, त्यौहार और मेला, रेगिस्तान, मैदान, जल संधि, झीलें,
धार्मिक स्थल, प्रमुख स्थल, नदियों के किनारे स्थित शहर। और इकोनॉमिक्स में आपको बजट देख लेना है, करंट देख लेना है, पंचवर्षीय योजना देख लेना है, बस। यूपी स्पेशल आपका इंपॉर्टेंट है। यूपी स्पेशल में सबसे पहले आपको करंट देखना है, करंट के बाद यूपी की भौगोलिक स्थिति, यूपी का इतिहास क्या रहा है, राजकीय प्रतीक, राज्य व्यवस्था, राजनैतिक, जनगणना 2021, खनिज, राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव संरक्षण, ओडीओपी, जनजाति और झीलें, लोक नृत्य, उसके बाद साहित्य नृत्य और प्रमुख परिवर्तित नाम और यूपी का प्रमुख घराना। बस आपको इतना ही देखना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं देखना है। जीके जीएस में इससे ज़्यादा आपको नहीं देखना है। यदि आप इतना देख लेते हैं, इतना देख के चले जाते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका जीके जीएस में अच्छा स्कोर होगा ही होगा। अब इसके लिए आप डेली टारगेट बनाइए कि आज मैं 2 से 3 टॉपिक कंप्लीट करूंगा, और उस 2 से 3 टॉपिक कंप्लीट करने में आपको 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, 4 घंटा लगे, आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है। बस आपको अपना टॉपिक कंप्लीट करना है। अब बात करते हैं इनको कंप्लीट करने के लिए आपको कौन कौन से बुक की आवश्यकता पड़ेगी और प्रैक्टिस सेट आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, सबसे पहले आपको इतना सब कुछ करते रहना है, और उसके बाद आपको एक प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है प्रैक्टिस सेट। यदि आप प्रैक्टिस सेट लगा के नहीं जाएंगे तो आप एग्जाम में देखेंगे कि आपका समय ही कम पड़ जाएगा, या फिर आप पूरे क्वेश्चन को देख भी नहीं पाएंगे। इसलिए आपको प्रैक्टिस सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिस सेट से ही मिल जाते हैं, इसलिए आपको डेली प्रैक्टिस सेट लगाना है। अगर आप देखें, आपके एग्जाम में जीके जीएस से 38 क्वेश्चन, रीजनिंग से 55 क्वेश्चन, मैथ से 20 क्वेश्चन और हिंदी से 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका पूरा एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर पेपर को देखना है, खासकर जो 17 और 18 फरवरी को हुआ था उसको कंप्लीट एनालिसिस करना है, और उसके हिसाब से आपको आगे की तैयारी करनी है। हिंदी के लिए आपके पास एक लूसेंट की बुक, एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक, और यूपी एसआई का और यूपी पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखना है। बस आपके हिंदी के लिए इतना करना है। अगर आपका हिंदी कंप्लीट है तो आप एसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। मैथ में भी आप ऐसा ही कर सकते हैं। अगर आपका मैथ का पूरा सिलेबस कंप्लीट है तो आप यूपी एसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर को बार बार हल कर सकते हैं। यदि आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो आप एसडी यादव और या फिर आरएस अग्रवाल के मैथ से लगा सकते हैं। रीजनिंग में आप ऐसा कर सकते हैं, आप यूपी एसआई जो आपका पूरा 54 शिफ्ट का हुआ था यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर को ज़्यादा से ज़्यादा हल कीजिए। और जीके जीएस के लिए आप लूसेंट उठाइए। लूसेंट में सभी टॉपिक मिल जाएगा जो मैंने अभी आपको बताया, वहाँ से आप सभी टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपका तरीका होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आपका जो एग्ज़ाम है वो अगस्त मंथ में कंप्लीट होगा, कंडक्ट कराया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, कोई भी कंफ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।